ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। पीसीआर टेक्निक हमने देखा कि पीसीआर टेक्निक कैसे काम करता है, पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमने देखा कि तीन हमारे जो स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, ये तीन स्टेप कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, ये हमने देखा, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने वो प्राइमर के बारे में देखा कि प्राइमर हम किसे कहते हैं, प्राइमर के बारे में देखा था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा, कैसे फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा कि थर्मस एक्वेटिकस, ये जो बैक्टीरियम है, ये कैसे काम करता है, इसमें से जो निकाला जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है पॉलीमरेज एंजाइम, वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस, जो हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंसर्शन हमने देखा कि कैसे इंसर्ट किया जाता है ना, यानी ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल के बारे में बताया हमने कि कैसे हम पता करते हैं, है ना, कि ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। उसके बाद हम इसी तरह से एम्पिसिलिन को सेलेक्टेबल मार्कर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमने बताया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी हम फॉरेन जो जीन है वो उसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं, फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, वही हम समझने वाले हैं। ठीक है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट, when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो एलियन डीएनए है, मान लीजिए कि ये हमारा एक डीएनए का पीस है जिसको हमने कहा एलियन डीएनए, और उसके बाद ये हमारा क्या है, क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है ये, हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। इस क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर हमने इस एलियन डीएनए को क्या किया, हमने इस एलियन डीएनए को इसके ऊपर ऐसे अटैच करा दिया। ठीक है, उस अटैच कराने के बाद हमने क्या किया, ये रिकॉम्बिनेंट है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको भेज दिया एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके बाद हमने कहाँ भेज दिया इसको, इसको भेज दिया एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, है ना। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर आया है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। अब ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर आया है, अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इट गेट्स, डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने देखा है, सारे डीएनए टेक्नोलॉजी जो भी करेंगे उसमें उनका मेन लॉजिक क्या होता है, जो डिजायरेबल प्रोटीन है, जो डिजायरेबल ये जीन है, इसमें से जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, डिजायरेबल प्रोटीन, क्योंकि हमें जीन से कोई मतलब नहीं है, ये जीन प्रोटीन बनाएगा और इसी प्रोटीन का हमें काम है, हमें जीन का काम नहीं, इस प्रोटीन का काम है, तो उसको कहते हैं डिजायरेबल प्रोटीन, है ना। तो द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, हमें डिजायरेबल प्रोटीन की जरूरत है, चाहे कोई किसी भी तरह का डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, हमें प्रोटीन चाहिए होता है। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो ये जो डीएनए हमने लगाया डाला है, ये जो हमारा डीएनए है, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में आर आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसको कह सकते हैं, आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कह सकते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अगर ये एक्सप्रेस करेगा, यानी अगर ये मतलब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये डीएनए है, अगर ये एक्सप्रेस करेगा तब ये एमआरएनए बनाएगा और फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन होंगे, विच मीन्स ये जीन एक्सप्रेस हुआ तब प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है जो क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद जीन को इसमें डालकर जीन कॉपी को बढ़ाना नहीं है, हमारा मेन मकसद है प्रोटीन को बढ़ाना, प्रोटीन चाहिए हमें। सो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होना चाहिए जो कि एक्सप्रेस हो। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस।
The expression of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. यानी अगर ये जीन हमने इस फॉरेन सेल के अंदर डाला है, यानी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर जब डाला है तो ये डालते के साथ ये अपने आप नहीं मल्टीप्लाई होने लगेगा। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे सूटेबल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। उसी कंडीशन में क्या होगा, ये जीन एक्सप्रेस होगा और उसको समझने के लिए हमें होस्ट सेल की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसा होस्ट सेल है, इसमें क्या कब रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे पॉइंट्स है, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ हमें मतलब टोटल डिटेल हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। फॉरेन जीन के बारे में, कौन सा जीन हम ले रहे हैं उसके बारे में, और होस्ट सेल के बारे में जिसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं। तो एवरी डिटेल हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक प्रोटीन जो है, जीनो डिजायरेबल प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it in the large scale. एक बार जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिए, क्लोन कर दिए, यानी हमने प्रोटीन बनाने से पहले हमने क्लोनिंग कर दिया और सारे चीज़ें जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया पूरे एनवायरनमेंट को, ताकि हमें प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। तो हमें ये देखना कि जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और बार बार ये डीएनए टेक्नोलॉजी हम नहीं कर सकते। ये हमारा डीएनए प्रोब लेना, जीन गन का इस्तेमाल करना, ठीक है, जीन गन का इस्तेमाल करना, डीएनए प्रोबिंग का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अब और टाइम टेकिंग भी होता है। तो बार बार ये टेक्निक, छोटा से छोटी चीज के लिए बार बार ये टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। और इसीलिए जब एक बार ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर कोशिश किया जाता है कि जो प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में हो, क्या हो, लार्ज स्केल में हो। ठीक है, can you think of any reason why there is a need of large scale production? Yes, if any protein encoding a gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. The cells harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique. यानी जब हम क्या करते हैं कि इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोलॉगस होस्ट, ठीक है, हेटेरोलॉगस होस्ट यानी उनमें जो होस्ट सेल हो, उनमें जो हमारे जो जेनेटिक पेयरिंग हो वो हेटेरोलॉगस हो, ठीक है, वो क्या होमोलोगस ना होकर वो हेटेरोलॉगस हो, ठीक है, वो क्या हो, वो हेटेरोलॉगस हो, और उस तभी जाके वो जो प्रोटीन वहां पे बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग द जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, यानी जो हम प्रोटीन जो हम ले रहे हैं, ये जीन ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा होस्ट में होता है, हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो प्रोटीन, चलिए खैर छोड़िए, वो ये हेटेरोलोगस होस्ट और इसके होस्ट और इसके साथ ये जोड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि जो नॉर्मल हमारा जो डीएनए है, ठीक है, ये जो हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रोटीन। लेकिन अब ये क्या हो गया,
अब ये मान लीजिए क्या है, ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन आर डीएनए ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आर प्रोटीन होगा, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। बस सिंपल सी बात है। The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale. छोटे छोटे लेबोरेटरीज में स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसमें से डिजायर्ड प्रोटीन निकालने का काम होता है, ठीक है। बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक होते हैं और उसी सेपरेशन टेक्निक के मदद से ये क्या किया जाता है, वो डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है। क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें जो डिजायर्ड जो हम प्रोटीन लेंगे, ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमने दिया है बहुत लिमिटेड अमाउंट, छोटा सा जीन स्मॉल है, ठीक है। जब हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक साथ, जैसे क्योंकि हमें ये सारे प्रोसीजर करने में बहुत टाइम लगेंगे, टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव है, और बार बार ये पॉसिबिलिटी नहीं है करना। ये भी एक रीजन है कि लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। और क्या रीजन है, आप सोचिए, सोचते रहिएगा, और मुझे टाइम टू टाइम अगर आप सोच ले तो मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। ओके, the cells can be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in a most physiologically most active log या फिर exponential phase. This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of desired protein. अब यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, यानी ये जो प्रिपेयर किया जाता है ये कल्चर मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है। कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम हम किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि कल्चर मीडियम किसको कहते हैं। कल्चर यानी टू ग्रो, ठीक है, कल्चर यानी टू ग्रो, ग्रो करने को हम कल्चरिंग कहते हैं। मीडियम यानी प्लेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यानी कल्चर मीडियम यानी ग्रो करने का जो प्लेस होता है उसको कल्चर मीडियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर मीडियम होता है, ये जो हमारा कल्चर मीडियम होता है, इसमें क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रिशन रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इनमें न्यूट्रिएंट जो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। आपने मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा होगा, दो तरह का न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए दोनों न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं और मैक्रो किसको कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं है। माइक्रो यानी छोटा न्यूट्रिएंट, मैक्रो यानी बड़ा न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन है, और आई नो दैट यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि कल्चर मीडियम में हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक तरफ से कल्चर मीडियम जो यूज्ड है उसको बाहर निकालते हैं, दूसरे तरफ से फ्रेश मीडियम ऐड करते जाते हैं। यानी एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें नीचे से एक आउटलेट हो और ऊपर से एक इनलेट हो, है ना। ऊपर से क्या हो, यहाँ पे एक इनलेट हो जहां से डालेंगे, और आउटलेट होना चाहिए जहां से हम निकालेंगे वेस्ट और यूज्ड मटेरियल को, और फ्रेश मीडियम को हम इसमें से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं, ये बात कर रहा है बायो रिएक्टर्स के बारे में, ये बात कर रहा है बायो रिएक्टर्स के बारे में। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, छोटे से वॉल्यूम में हम अगर कल्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमें इनफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। दैट्स द रीजन वी प्रोड्यूस इट इन लार्ज क्वांटिटी, दैट्स द रीजन वी प्रोड्यूस इट इन द लार्ज क्वांटिटी। द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर where large volume
10 to 100,000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। यानी जो बायो रिएक्टर होते हैं, ठीक है, बायो रिएक्टर होते हैं, इन बायो रिएक्टर्स में 100 से लेकर 1000 लीटर तक कल्चर को जो है प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, thus bioreactors can be thought as a vessel in which raw materials are biologically converted into specific product, individual enzymes, etc. using microbial, plant, animal or human cell। ठीक है, मतलब एक बायोरिएक्टर क्या है, एक वेसल है, एक बर्तन है, देख रहे हो एक बर्तन जैसा है, ये भी एक बर्तन जैसा है। ठीक है, बर्तन है जिसमें क्या किया जाता है, ये है एक वेसल इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड। जो रॉ मटेरियल है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकली, यानी कुछ एंजाइम्स, कुछ हम ऑर्गेनिजम्स के मदद से। ठीक है, बायोलॉजिकली। ठीक है, कुछ हम बहुत सारी चीजों के मदद से हम इसको करते हैं ग्रोथ। ठीक है, बायोलॉजिकली। किस लिए, टू प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, माइक्रोबियल, एनिमल या ह्यूमन सेल का इस्तेमाल करके। ठीक है, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, यानी जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, ग्रोथ कंडीशन, जहाँ पे ग्रो हो सके और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में मिल सके। तो वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन हम उसको कहते हैं। ठीक है, वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम अमाउंट में टेम्परेचर उसको मिलते रहना चाहिए, पीएच मिलते रहना चाहिए, सबस्ट्रेट मिलते रहना चाहिए, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब उसको ऑप्टिमम अमाउंट में जो है वो मिलते रहना चाहिए। आई बात समझ में? तब जाके वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तब जाके क्या करेगा, वो ग्रो करेगा ऑर्गेनिज्म, और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिल पाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल पाएगा। बोलो, आई बात समझ में? ये दोनों बायो रिएक्टर के बारे में दे रहा है, हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि बायोरिएक्टर एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ठीक है, आई बात समझ में?
हेलो। हाँ जी। तो यहाँ पे तो बायोरिएक्टर के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा बायोरिएक्टर है। ये बायोरिएक्टर ये कौन सा है? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। और ये दूसरा क्या है? बी स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। ये कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको यहाँ पे देखिए, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है ना। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको सामने दिख रहा है ये पिक्चर, इसमें देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हम एसिडिक या बेसिक पीएच कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोटर रहता है, ये बताता है कि कितना ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड वगैरह ये सब चेक करता है, कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग मीटर में देख सकते हैं। और यहाँ पे मोटर लगा होता है, और यही मोटर जो है स्पीड के अकॉर्डिंग, ये मोटर जो रोटेशन जब होता है तो हमारा इससे लगा हुआ ये ब्लेड रोटेट करता है, ये मोटर के वजह से, ठीक है। ऊपर में जो पहला जो ब्लेड है ये फोम ब्रेकर है। फोम यानी झाग, यानी जब कभी भी कभी जो हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे आपको झाग दिखाई देता है। सिमिलरली यहाँ पे भी झाग आने लगते हैं, तो उसको क्या करता है, उसको झाग आ जाएगा तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगेगा। तो उस झाग को आने से रोकने के लिए ऊपर में होता है पहला ब्लेड, और ये है फोम ब्रेकर। ये क्या है? ये इसको हम कहेंगे फोम ब्रेकर। दूसरा बात है आपका, दूसरा आता है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ये क्या है? फ्लैट ब्लेडेड। ये ये भी एक नॉर्मली क्या है, हमारा कल्चर मिक्स करने के लिए होता है यहाँ पे। और ये भी हमारा बाकी दोनों भी मिक्सिंग के लिए होता है। क्या होता है? मिक्सिंग के लिए होता है, ठीक है। यानी ये तीनों ब्लेड यहाँ पे किसके लिए होता है? ये यहाँ पे मिक्स करने के लिए होता है, ताकि जो भी मटेरियल हम इसके अंदर डालते हैं, जो भी मटेरियल हम इसके अंदर डालते हैं वो प्रॉपरली चारों तरफ मिक्स होता रहे, ताकि प्रोडक्शन जो है वो सही हो, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्टेराइल एयर डालते हैं। स्टेराइल एयर, राइट। स्टेराइल एयर क्यों डालते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे स्टिर्ड टैंक के बारे में बता रहा है। अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस। यहाँ पे कर्व्ड बेस है to facilitate the mixing of the reactor content. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. So हम स्टेराइल एयर क्यों हम डालते हैं? ताकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहे। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, ठीक है। स्टेराइल एयर जो हम डाल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ना हो, यहाँ पे स्टेराइल एयर भी डाल रहे हैं ताकि बबल यहाँ पे देता रहे और हमारा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहे। If you look at the figure closely, you will see that bioreactor has a agitator system, an oxygen delivery system, and a foam controller system, a temperature control system, pH control system, and sampling port so that small volume of the culture can be withdrawn periodically. ठीक है। ये दोनों के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पे जो बबल्स दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बबल्स दे रहा है, ये बबल क्या है? ये भी बबल दे रहा है ताकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है, सही से अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहे, ताकि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो होता रहे, माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे होता रहे, ठीक है। तो और स्पार्ज में देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पे ब्लेड नहीं होते हैं, इसीलिए सिंपल्ड है और ये स्पार्ज्ड है। इसमें क्या दिया जाता है, यहाँ पे देखिए बबल्स दे रहा है और यहाँ पे स्टेराइल एयर पास किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग?
अच्छा, एक और चीज़ है, इस बायोरिएक्टर को हम क्या कह सकते हैं, फर्मेंटर भी कह सकते हैं। बायोरिएक्टर को क्या कह सकते हैं हम, फर्मेंटर भी कह सकते हैं। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही हो रहा है यहाँ पे, ऐसा है फर्मेंटेशन। लेकिन फर्मेंटेशन तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर होगा तो फर्मेंटेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हम सिंपली बायोरिएक्टर इसीलिए कहते हैं ताकि इसमें जो हम बायोलॉजिकल एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्शन हो रहा है यहाँ पे। आ रही बात समझ में, बायोलॉजिकल एक्शन यानी The heart of the fermentation or bioprocess. यस, ओके। आप लोगों को नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, ये गांव में है, इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम लोग इसीलिए बहुत ही आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का क्लासेस जो है वो मिस हो रहा है, वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है, वो तो देख ही लेंगे, बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताएं, ताकि आप अगर यूट्यूब वीडियो भी देखें तो आपको समझ में आए। ठीक है, ओके। तो वही बात है, यहाँ पे हम लोग जो भी बायोरिएक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, बायोरिएक्टर बस वही होता है जो आपको, बायोरिएक्टर वही होता है जो आपको माइक्रोब्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करें। सो एक मोटर होगा यहाँ पे, ये है सिंपल, जिसमें मोटर होगा और ब्लेड रोटेट करेगा। यहाँ पे एक स्मॉल क्या होता है, एक रॉड टाइप का है यहाँ पे, राइट। और ये क्या करेगा, आपको यही मिक्सिंग का काम करेगा, ये जो दिख रहे हैं यही रोटेट होता रहेगा और रोटेट होता रहेगा और मिक्सिंग का काम करेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे ग्रोथ होगा और दिस विल बी द लिमिट, इसके ऊपर नहीं होगा, यहीं तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, बबल्स, बबल्स भी यहाँ पे बबल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वजह से आपको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होगा। बबल्स की वजह से क्या नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। हम इसके बारे में, बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जैसे जो हमारे पास जो बच्चे आएंगे, ठीक है, जो बच्चे आ जाएंगे, सारे बच्चे रहेंगे, तो उनके उन तभी ये चीज़ें हम आपको और डिटेल में, और 2-3 बायोरिएक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि सब लोगों को एक साथ समझ में आ जाए। ठीक है, नॉर्मली बायोरिएक्टर में लीकेज नहीं होना चाहिए, करोशन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखा जाता है और उसके बाद बायोरिएक्टर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, राइट, ओके। तो कितने टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, बेसिकली क्या दो ही टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, नहीं, हमारे पास वैरायटीज हैं बायोरिएक्टर के। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बायोरिएक्टर के वैरायटीज होते हैं, राइट। पहला तो स्टिरिड टैंक बायोरिएक्टर है, उसके बाद न्यूमैटिकली एजिटेटेड बायोरिएक्टर होता है, जिसपे हम कहते हैं बबल कॉलम, लूप रिएक्टर, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, हम आपको कुछ पिक्चर्स भेजेंगे जिसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े बायोरिएक्टर प्लांट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था ना फर्मेंटर प्लांट, वैसा ही कुछ बड़ा बड़ा फर्मेंटर जैसा ही होता है बायोरिएक्टर प्लांट। ठीक है, ये बायोरिएक्टर क्या होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डाला जाता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ होता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, लाइट भी होता है, टेम्परेचर भी दिया जाता है, पीएच कंट्रोल किया जाता है, हीटिंग कूलिंग, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। स्टिर्ड स्टिर्ड टैंक, हम सिर्फ यहाँ पे एक तरह का पढ़ रहे हैं, स्टिर्ड टैंक।
इसमें दो हम पढ़ रहे हैं, स्टेड में ही दो वेराइटी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोरिएक्टर है। इसमें क्या होता है कि इसमें कैपिटल बहुत कम लगता है, यानी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। स्टीरियड टैंक जो होता है वो सिंपल, बहुत सिंपल होता है, और इसमें एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, इसमें हमारे लो एक्सपेंस होते, इसमें यूज़ होते हैं, लो एक्सपेंस, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। ये इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कब टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं कि एरेशन के लिए यहाँ पे एयर दिया जाता है, ठीक है, एरेशन मतलब एयर देने के लिए। लेकिन बहुत सारे कंटामिनेशन हो सकते हैं, इसीलिए फोमिंग के वजह से बहुत सारे कंटामिनेशन, एयर जा रहा है, फोम है, इसके वजह से हो सकता है, इसीलिए फोम को मिक्स करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में, दिस वन, ये इलाके में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एग्जॉस्ट है। ये क्या है, ये एग्जॉस्ट है। यहाँ से एयर को बाहर निकाला जाता है, इसको हम एग्जॉस्ट एयर फिल्टर कहते हैं, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा और अच्छे से हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो एसिड, एसिड बेस के लिए होता है दिस वन। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे जो टंकी है इसको कहते हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट एयर फिल्टर, ठीक है। जो इसके नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, कंडेंसर। और ये तो आपको पता ही है क्या है, मोटर है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये इम्पेलर होता है, और यहाँ पे इनलेट, ये एयर के लिए इनलेट है ये, ठीक है, सिंपली इनलेट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, ये किस लिए होता है, ये वाटर भी भरा जाता है, कूल एयर, कूल वाटर, ठीक है, कूल वाटर भरने के लिए होता है। और उसके बाद कूल वाटर निकाल, रिमूव करने के लिए भी एक मटेरियल होता है, जैसे कूल वाटर को बाहर भी निकाला जाता है, ठीक है, एक एरिया होता है। उसके बाद ये बाहर में ये जो पतला सा चेम्बर दिख रहा है दो लाइन के बीच में, ये क्या होता है, यहाँ पे वाटर भरा रहता है, इसको कहते हैं कूलिंग चेम्बर, इसको क्या कहते हैं, कूलिंग चेम्बर कहते हैं बाहर में, ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए यहाँ पे कूलिंग चेम्बर होता है, जिसपे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवारी होती है, ठीक है, कूलिंग चेम्बर, जिसको हम कूलिंग चेम्बर या कूलिंग जैकेट कहते हैं। आई बात समझ में। अब ये नॉर्मल सिंपल है, और ये जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बबल कॉलम रिएक्टर कह सकते हैं, बबल कॉलम रिएक्टर, ठीक है, बबल कॉलम रिएक्टर। इसको हम बेकर्स ईस्ट या बियर एंड विनीगर के प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी वो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। चलो, तो हमारे नॉर्मल डिफरेंस बहुत सारे हैं, एनीवेज हम डिफरेंस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारे जो यही बायोरिएक्टर है, और इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ कल्चर्स, हाई अमाउंट ऑफ कल्चर्स, ठीक है। और भी होते हैं लाइक मेम्ब्रेन रिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फोटो बायोरिएक्टर्स होता है जो कि लाइट पे रखा जाता है, ठीक है, क्या क्या रखा जाता है, लाइट पे रखा जाता है, जिससे ग्रीन कलर का पिगमेंट बनता रहे एक्सेट्रा, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है,
ठीक है, आप लोग गूगल में जाइएगा तो पिक्चर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो यही है बायोरिएक्टर। ठीक है, यही क्या है, बायोरिएक्टर है। और डिटेल में हम आपको बताएंगे, जिस दिन सारे बच्चे जुड़े रहेंगे उस दिन हम बताएंगे, ताकि सब एक साथ बेनिफिट हो जाए। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी हमने अब क्या किया, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हमने क्या किया, माइक्रो प्रोडक्शन कर लिया। और यहाँ पे इसमें क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे कैसे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम कैसे, इसको पहले कि हम फिनिश प्रोडक्ट बताएं, हमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म से और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिएगा, जो बायो रिएक्टर होते हैं, बायो रिएक्टर, इसमें डालने से पहले जो भी प्रोसेस होंगे उसको कहलाएगा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और बायोरिएक्टर में डालने के बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी बायोरिएक्टर में डालने से पहले जो भी प्रोसेस किया जाएगा उसको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे। और बायोरिएक्टर में डालने के बाद जो ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद जो बायोरिएक्टर से जब माल निकलेगा तो उसको हम कहेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आ रही बात समझ में? The product has to be formulated with suitable preservatives. हम preservatives डालेंगे. Such formulation has to undergo through clinical trials in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. यानी उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको उसको चेक किया जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें ड्रग कितना है, क्लिनिकल ट्रायल कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें दिया जाता है। ये ह्यूमंस के लिए कितना यूजफुल है, कितना खतरनाक है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, ये सब टेक्निक पे काम किया जाता है। ठीक है, और ये हर अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, सो ये था हमारा ही आज का टॉपिक था। ठीक है, ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। उसके बाद हम कुछ चीज़ें इसमें हम देखना चाहेंगे, जैसे कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, हमें हमें जो है एक टॉपिक को कवर अप करना है। ठीक है, एक टॉपिक को क्या करना है, कवर अप करना है। और वो कौन सा टॉपिक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ये कुछ दो टॉपिक्स हैं, दो नहीं सिर्फ एक टॉपिक है अराउंड दिस वन, ये कवर अप करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका पूरा का पूरा क्या है, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वो खत्म हो गया है, सिर्फ ये दो टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उस टॉपिक पे आएंगे फ्रेश क्लास में। ठीक है, biotechnology deals with large scale production and marketing of products and processes using living live organism cells or enzymes. Modern biotechnology using genetically modified organism was made possible only when man learned to alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA. This key process is called recombinant DNA technology or genetic engineering.
हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है किस चीज़ का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। सेल्स का, सेल्स, एंजाइम्स। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए क्या करता है? जीन्स में चेंजेस कराता है, जेनेटिक में चेंज कराकर अपने हिसाब से जो डीएनए बनाता है और जो डिजायर्ड प्रोटीन बनाता है, इसी टेक्निक को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि जेनेटिक्स में चेंज कर रहा है इसीलिए हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। द की प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए लाइगेस, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? डीएनए लाइगेस का इस्तेमाल करते हैं। अप्रोप्रिएट प्लास्मिड या वायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन डीएनए टू होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉरेन डीएनए को हम होस्ट में डालते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं फॉरेन जीन को, उसको हम प्यूरिफाई करवाते हैं जीन प्रोडक्ट को। उसके बाद हम क्या करते हैं? आइसोलेट करके और हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल में ये सब करने के लिए हमें बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिंपली यही है कि हमारा जो बायोरिएक्टर, आई मीन हमारा जो डीएनए है उसको अल्टर करके कैसे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके, और वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए कैसे बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, वही सब चीजें इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक था, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बाकी का जो 2 टॉपिक है वो हम लोग फ्रेश क्लास में, हमने जैसा बोला था फ्रेश एक लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और बायोरिएक्टर को भी आई होप कि अगले क्लास में सब जुड़ जाएं, ठीक है। और बायोरिएक्टर का भी थोड़ा सा बता के हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा और यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यू है, आप लोग आंसर करना चाहें तो आंसर करके मुझे जवाब चैट बॉक्स में देते जाइए, ठीक है। इसको क्या करना है? अच्छा, ये एमसीक्यू नहीं है, ओके। डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन बायोरिएक्टर। ये, हाँ, ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, जैसे एबीसीडी करके, एबीसी करके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं ना, 12 क्वेश्चन, ये सीबीएसई के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जितने भी 12 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिख रहे हैं, ये 12 क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग बनाकर मुझे सबमिट कर सकते हैं, या खुद बनाकर रख सकते हैं और करेक्शन के लिए मुझे दे सकते हैं कि एक बार करेक्शन कर लें, सही है कि गलत है। वैसे गूगल पे जाइएगा तो बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड आंसर्स मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं या याद करके उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाना है, ऐसा नहीं फालतू किसी भी वेबसाइट से उठा लेना है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेबसाइट पे ना जाकर हमें दीजिएगा तो हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है तो ट्रस्टेड साइट से उठा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड भी होती है और इररिलेवेंट भी होती है उस क्वेश्चन में, जो कि आपको आपके मार्क्स को सीबीएसई में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ट्रस्टेड वेबसाइट से ही जाएं और वहाँ से ही आप आंसर्स को कॉपी करें या फिर खुद से आंसर लिखें और करेक्शन के लिए भेजें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन which are used in मेडिकल प्रैक्टिस? या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। खैर, ये सब क्वेश्चन सब बनाइए और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। बाय बाय।